रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, मैं हूं सैफ और सैफ एकेडमी में आपका इस्तकबाल करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट मुल्क के सिटीजन्स को बार बार परेशान करने के और लाइन में खड़ा करने के मौके ढूंढती है। जैसे 2016 में डीमोनेटाइजेशन, 2017 में जीएसटी, 2019 में सीएए, एनआरसी और ट्रिपल तलाक का कानून, 2020 में फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चर कानून, फिर 2024 में यूनिफॉर्म सिविल कोड और 2026 में SIR। अबे SIR क्या चीज़ है? व्हाट इज़ SIR? SIR का फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आज का हमारा टॉपिक SIR है, लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें बताना ज़रूरी समझता हूँ। आर्टिकल 326 के तहत हमारा वोट डालना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कानून के मुताबिक हमारे इलेक्टोरल रोल्स या वोटर लिस्ट का रिवाइज्ड होना या रिवीजन होना ज़रूरी है। अब इस रिवीजन के दो टाइप्स हैं, एक SSR, दूसरा SIR। अब ये SSR क्या है? SSR का फुल फॉर्म है स्पेशल समरी रिवीजन। अभी SSR कब किया जाता है? SSR यानी स्पेशल समरी रिवीजन बिफोर एवरी इलेक्शन, यानी हर इलेक्शन से पहले। नंबर 2, एज पर रिक्वायरमेंट, यानी जब जब भी रिक्वायरमेंट हो। और नंबर 3, जब पॉलिटिकल पार्टीज इस इशू को रेस करें तब SSR किया जाता है। हालांकि SSR हर इलेक्शन से पहले होता है, लेकिन इस बात का इल्म या इस बात का नॉलेज आम जनता को नहीं होता। अब रही बात SIR की, जैसे कि मैंने कहा कि SIR का फुल फॉर्म स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। अब सवाल ये है, क्या इससे पहले यानी 2026 से पहले क्या इंडिया में SIR हुआ था? तो जवाब है हाँ, SIR इससे पहले इंडिया में हो चुका है। कितनी बार हुआ था? तकरीबन 8 बार इंडिया में SIR का अमल हो चुका है। कब से कब तक? 1951 से लेकर 2002 तक तकरीबन 8 बार इंडिया में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो चुका है। अब आखिरी SIR कब हुआ था? आखिरी SIR 2002 में ख़त्म हुआ था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि SIR में क्या किया जाता है, इसमें ऐसा क्या प्रोसेस है जिसे आजकल लोग जो है इसके बारे में लेकर या तो इतनी सनसनी मची हुई है। तो SIR उन लोगों के नाम निकाले या रिवाइज किए जाते हैं। SIR के इस प्रोसेस में उन लोगों के नाम निकाले या रिवाइज किए जाते हैं जो नंबर 1, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो चुके हैं। नंबर 2, एक से ज़्यादा जगहों पर अपना नाम रजिस्ट्रेशन या वोटर ID बना चुके हैं। नंबर 3, जो मर चुके हैं। और नंबर 4 पर कोई ऐसा फॉरेनर जो इलीगल तरीके से हमारी कंट्री का वोटर ID बना चुका है या इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन के अंदर अपना नाम दर्ज कर चुका है। तो ऐसे लोगों के लिए SIR का प्रोसेस किया जाता है। अब SIR के इम्पोर्टेंस को समझते हैं कि SIR इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो रिसेंटली इंडिया में SIR का प्रोसेस चल रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिहार का फर्स्ट फेज़ ख़त्म होने के बाद सेकेंड फेज़ में हम लोगों ने कदम रखा है। अब सेकेंड फेज़ कहाँ पर चल रहा है? तो सेकेंड फेज़ इंडिया के 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर चल रहा है। अब एक गौर करने की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जनवरी 2025 के डेटा के मुताबिक इंडिया में 99.1 करोड़ या 991 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर्स मौजूद हैं, जिसमें SIR की प्रोसेस के मुताबिक फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ में 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में तकरीबन 50.97 करोड़ वोटर्स यानी 50 करोड़ 97 लाख वोटर्स, जिनमें 97 यानी 50.97 करोड़ वोटर्स इन 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में मौजूद हैं, जिनमें 6.5 करोड़ वोटर्स के नाम डिलीट किए गए हैं। इस SIR के प्रोसेस में 6.5 करोड़ वोटर्स के नाम जो है डिलीट किए गए हैं, जिसकी वजह से पूरे देश भर में इतना हल्ला मचा हुआ है। अगर हम स्टेट वाइज बात करें, जिसमें 12 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जो सेकेंड फेज़ में SIR हुआ था, अगर चंद स्टेट्स की अगर हम बात करें कि कहाँ पर कितने वोटर्स के नाम वोटर्स जो हैं रजिस्टर्ड वोटर के नाम रिमूव किए गए हैं या डिलीट किए गए हैं, तो सबसे पहले आता है यूपी। उत्तर प्रदेश में 2.89 करोड़ यानी 2 करोड़ 89 लाख नाम जो है डिलीट हुए हैं। और इसी तरह से वेस्ट बंगाल में 58.2 लाख नाम डिलीट हुए हैं। फिर तमिलनाडु में 97 लाख नाम
डिलीट हुए हैं। फिर मध्य प्रदेश में 42.774 लाख नाम डिलीट किए गए हैं और इसी तरह से केरला में 24.8 लाख नाम डिलीट किए गए हैं। आसान ज़ुबान में कहें तो हर 100 वोटर्स में 13 वोटर्स के नाम डिलीट किए जा रहे हैं, यानी इतने नाम हर 100 वोटर्स में से 13 वोटर्स के नाम डिलीट किए गए हैं। आगे ये नंबर और भी बढ़ सकता है, जैसे जैसे फेज़ 3 स्टार्ट होगा या तो सेकंड फेज़ जो फाइनलाइज हो जाएगा तो ये नाम और भी कट सकते हैं। ये जो नंबर है ये नंबर और भी बढ़ सकता है और ये कोई नॉर्मल क्लीन अप नहीं है। इसे कई सारे लोग एनआरसी के साथ जोड़ रहे हैं तो कई लोग एसआईआर को, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी बता रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं एसआईआर का प्रोसेस कैसे होता है, ये किस तरह से एसआईआर काम करता है। तो सबसे पहले ये जान ले कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हर 1000 वोटर्स के लिए एक पोलिंग बूथ फिक्स किया हुआ है और हर पोलिंग बूथ के लिए एक बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर को फिक्स किया गया है। अब एसआईआर यानी जो एसआईआर हो रहा है उसके अंदर 2002 की एसआईआर की लिस्ट में मौजूद वोटर्स के नामों के साथ उनके रिलेटिव्स के नामों को मैपिंग किया जाता है। ये एसआईआर का बहुत ही पेचीदा अमल है, यानी इसको समझना बहुत अहम है कि एसआईआर के प्रोसेस में 2002 जो लास्ट टाइम इंडिया में एसआईआर ख़त्म हुआ था तो उसकी एसआईआर की लिस्ट के मुताबिक वोटर्स के नामों के साथ उनके यानी 2002 में जिन वोटर्स के नाम मौजूद थे एसआईआर की लिस्ट में, यानी वोटर लिस्ट में 2002 की लिस्ट में जो नाम है उनके नामों के साथ उनके रिलेटिव्स के नाम यानी उनके बच्चों के नाम, उनके भाई बहनों के नाम, यानी खास करके उनके बच्चों के नाम उनके नामों के साथ मैपिंग किया जाता है। अब सवाल यह है कि मैप वोटर्स और अनमैप वोटर्स किसे कहा जाता है। इसमें दो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि एक जो है मैप वोटर्स और दूसरा अनमैप वोटर्स। अगर किसी वोटर का नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है लेकिन उसे मैपिंग नहीं किया गया है तो उसका नाम अनमैप वोटर की लिस्ट में आ जाता है। अब इसी तरह से ये जान लें कि मैपिंग किसे कहते हैं। मैपिंग का मतलब होता है लिंक करना या मैच करना। अब लिंक या मैच या मैपिंग में क्या होता है, अब ये भी जान लें कि अब जो लिंक या मैच किया जाता है या मैपिंग की जाती है उसमें क्या होता है। इसमें एक रजिस्टर्ड वोटर को उसके घर से उसके पोलिंग बूथ तक जोड़ा जाता है, यानी ऐसा वोटर जिसके पास वोटर आईडी भी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की यानी एसआईआर की लिस्ट में उसका नाम भी है, उसको मैप वोटर कहा जाता है। अब अनमैप वोटर किसे कहा जाता है। अनमैप वोटर ऐसा वोटर जिसके पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वोटर आईडी तो है लेकिन एसआईआर की लिस्ट में उसका नाम नहीं है, ऐसे वोटर को अनमैप वोटर कहा जाता है। यहाँ पर कुछ नंबर्स पर गौर करना ज़रूरी है कि केरला में 19 लाख वोटर्स को अनमैप करार दिया गया है। अब बात ये समझ लें कि अनमैप वोटर्स कौन है, तो अनमैप वोटर्स वो हैं जिनके पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वोटर आईडी तो है लेकिन पोलिंग बूथ की जो एसआईआर की लिस्ट है 2002 की उसमें उनका नाम नहीं है। ऐसे वोटर्स को अनमैप वोटर कहा जाता है, यानी वो अपने पेरेंट्स के साथ अभी तक मैप नहीं हुए हैं। जो नंबर्स हैं जिनका जो है अनमैप वोटर्स हैं, कुछ स्टेट्स हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि जिसमें सबसे पहले आता है केरला में 19 लाख वोटर्स को अनमैप करार दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। और इस तरह से वेस्ट बंगाल में 32 लाख वोटर्स को अनमैप करार दिया गया है। फिर इसी तरह से मध्य प्रदेश में 8.6 लाख वोटर्स को अनमैप करार दिया गया है। अब मैपिंग के भी दो टाइप्स हैं। जो मैपिंग किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, बीएलओ की तरफ से जो मैपिंग की जा रही है उसमें दो टाइप्स हैं। एक जो होता है सेल्फ मैपिंग, दूसरा होता है प्रोजेनी। अब सेल्फ मैपिंग में क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स या दादा दादी का नाम अगर 2002 की एसआईआर लिस्ट में ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाती है, इसके अंदर जो हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे दादा दादी हैं तो उनका नाम 2002 की एसआईआर लिस्ट में ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाती है, इसे सेल्फ मैपिंग कहा जाता है। अब प्रोजेनी कौन है, तो प्रोजेनी वो लोग हैं जो 2002 की एसआईआर लिस्ट में जिनका नाम नहीं होता, उनको 2002 की एसआईआर लिस्ट में मौजूद अपने रिलेटिव्स के साथ मैपिंग करना होता है, इन्हें प्रोजेनी कहा जाता है। ऐसे प्रोजेनी वोटर्स को लिंक बताना पड़ेगा कि उनके पेरेंट्स या रिलेटिव्स के 2002 एसआईआर लिस्ट में मौजूद हैं, यानी उनके रिलेटिव्स जो प्रोजेनी वोटर्स होते हैं उनको ये प्रूफ करना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा कि उनके पेरेंट्स या रिलेटिव्स
2002 की एसआईआर लिस्ट में उनका नाम मौजूद है। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की 4 कैटेगरीज हमें मैपिंग करवाने में काम आएंगी। अब कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? तो सबसे पहले जो फर्स्ट कैटेगरी में ऐसे वोटर्स के नाम, ऐसे वोटर्स जिनका नाम 2002 की एसआईआर लिस्ट में मौजूद है, वो अपने बीएलओ से यानी बूथ लेवल ऑफिसर से मिलकर अपने फैमिली मेम्बर्स के वोटर्स के साथ अपना नाम जोड़ लें या मैपिंग करवा लें। ये फर्स्ट कैटेगरी है। अब सेकंड कैटेगरी में क्या होता है? सेकंड कैटेगरी में वो प्रोजेनी वोटर्स यानी जिसका नाम 2002 की एसआईआर लिस्ट में मौजूद नहीं है, वो जिनको प्रोजेनी वोटर्स कहा जाता है, वो प्रोजेनी वोटर्स जिनका नाम 2002 की एसआईआर लिस्ट में मौजूद नहीं है, वो बीएलओ से मिलकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिन डॉक्यूमेंट्स को वैलिड करा दिया है, उन डॉक्यूमेंट में से किसी एक डॉक्यूमेंट को सबमिट करके यानी अपने बीएलओ के पास सबमिट करके अपने पेरेंट्स के साथ मैपिंग करवा लें। इसको कहते हैं प्रोजेनी वोटर्स। यानी जो बीएलओ के पास मोबाइल एप्लीकेशन है, उसमें एक ऑप्शन है जो मोबाइल एप्लीकेशन में जो एक ऑप्शन है जिसे ऐड प्रोजेनी कहा जाता है। अगर ऐड प्रोजेनी पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर जो है हमारा एपिक नंबर डालते ही और कुछ डिटेल्स उसके अंदर डालते ही हमारे पेरेंट्स के साथ वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है। उस पर क्लिक करने के बाद, वो जो ऐड प्रोजेनी के अंदर उसे क्लिक करने के बाद हमारा नाम हमारे पेरेंट्स के साथ मैप हो जाता है। ये जो है सेकंड कैटेगरी में है। अब मैं एग्जांपल दूँ, अगर इस चीज़ की एग्जांपल दूँ तो मैं खुद की अपनी एग्जांपल देता हूँ कि 2002 की एसआईआर लिस्ट में, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लिस्ट में मेरा नाम मौजूद नहीं है, लेकिन मेरे पेरेंट्स का नाम मौजूद है। उस वक्त मैं 18 साल का नहीं था, जिसकी वजह से मेरा नाम एसआईआर लिस्ट में नहीं है, लेकिन मेरे पेरेंट्स का नाम मौजूद है। तो मैं एक प्रोजेनी वोटर हूँ। मैं अपने बीएलओ से मिलकर अपना एक वैलिड डॉक्यूमेंट दिखाकर सॉफ्टवेयर में यानी मोबाइल सॉफ्टवेयर में ऐड प्रोजेनी का ऑप्शन होता है, वहाँ से मेरा मैपिंग मेरे पेरेंट्स के साथ हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है। अब रही बात मेरी बहनों की। मेरी बहनों का भी उनका भी 2002 की एसआईआर लिस्ट में नाम मौजूद नहीं है। तो उनके लिए क्या है? तो उनके लिए चाहिए कि वो मेरे पेरेंट्स में से किसी एक का यानी मेरे फादर या मेरे मदर का 2002 की एसआईआर लिस्ट में कुछ नंबर्स हैं। यानी सबसे पहले असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर, फिर सीरियल नंबर, फिर पार्ट नंबर को वो अपने जहाँ पर जिस सिटी में, जिस शहर में, जिस गांव में रहते हैं, वो अपने इलाके के पोलिंग बूथ के बीएलओ को बताएं। यानी उनसे मिलकर ये तीनों नंबर बताएं। सबसे पहले असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर, जिसे एसी नंबर कहा जाता है, फिर सीरियल नंबर बताएं, फिर पार्ट नंबर बताएं। अब जिससे बीएलओ उनका नाम डिटेक्ट करके हमारे पेरेंट्स के साथ यानी मेरे पेरेंट्स के साथ मैप कर देगा। अब ये मैपिंग जो औरतों के लिए, जो शादीशुदा औरतें हैं, उसमें ये मैपिंग सिर्फ और सिर्फ उनके पेरेंट्स के साथ हो सकती है, ना उनके सास ससुर के साथ हो सकती है, ना उनके हस्बैंड के साथ हो सकती है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उनके पेरेंट्स के साथ हो सकती है। अब रही बात मेरी बीवी की, तो उनका मैपिंग किस तरह से होगा? तो मेरी बीवी का मैपिंग उनके पेरेंट्स के साथ यानी मेरे सास और ससुर के साथ होगा। तो उनके लिए भी सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। ये सबसे पहले मेरे सास या ससुर का असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर, सीरियल नंबर, फिर पार्ट नंबर को जो है मेरे बीएलओ को, यानी जिस इलाके में मैं रहता हूँ, जिस इलाके में मेरी बीवी मेरे साथ रहती है, तो मेरे बीएलओ के साथ मेरे मेरे जो बूथ के जो बीएलओ हैं, ब्लॉक लेवल ऑफिसर हैं, बूथ लेवल ऑफिसर हैं, उनको अगर चाहे मैं जाकर तीनों नंबर दिखाऊंगा तो वो उस नंबर को इस्तेमाल करके ऐड प्रोजेनी में मेरे सास ससुर के साथ मेरी बीवी को मैपिंग कर देंगे। ये रही औरतों की बात। अब आगे बात करते हैं कि हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर जब ये मैपिंग हो जाएगा तो मैप होने के बाद जो नाम का जो चार्ट का कलर होता है वो ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाता है। उससे पता चलता है कि मैपिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब बहुत ज़रूरी बात यह है कि जिस तरह से मैंने जिक्र किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिन डॉक्यूमेंट्स का जिक्र किया है, वैलिड करार दिया है, वो डॉक्यूमेंट्स कुछ इस तरह से हैं। तो सबसे पहले आता है पासपोर्ट। ये पासपोर्ट जो है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक डॉक्यूमेंट होता है। इसको सबके पास होना ज़रूरी है। अब पासपोर्ट बनाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत सारे लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता, जिसको बनाने के लिए लोग दर बदर की ठोकरें खाते हैं। ये ज़रूरी भी है कि एक हमारे पास अच्छा मौका है कि दो चीज़ों को बना के रखें। एक सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा पासपोर्ट। फिर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न, यानी जो नेशनल एनआरसी जो होता है, सिर्फ आसाम के, पूरे इंडिया में आसाम के अलावा
किसी भी स्टेट में अभी तक बना नहीं है। फिर जो होता है रेसिडेंट सर्टिफिकेट, जिसे रहवासी सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। फिर एसएलसी सर्टिफिकेट, पेंशन ऑर्डर, लैंड टाइटल डीड, जॉब रिकॉर्ड, फैमिली सर्टिफिकेट, और जो जंगल में रहते हैं फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट उनके पास होना ज़रूरी है। ये जो है ट्राइब्स के लिए हो गया। और फिर जो है आधार कार्ड। अब आधार कार्ड के बारे में ये समझ लें कि आधार कार्ड हर जगह नहीं चलेगा, ये सिर्फ जो है ख़ास जगहों पर ख़ास केसेस में उतना ही लागू होगा। अब रही बात कि बहुत सारे व्यूवर्स ने कुछ सवाल किया था कि 2002 में उनका नाम नहीं है, लेकिन 2002 में उनके पेरेंट्स का भी नाम नहीं है। वो इसलिए कि पेरेंट्स जो है एक्सपायर कर गए हैं या कुछ परेशानी की वजह से उनके पेरेंट्स का नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है। तो उनके लिए क्या करना चाहिए? तो और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि भाई बहनों के साथ मैपिंग हो सकती है क्या? चाचा चाची के साथ और जो घर के बड़े होते हैं उनके साथ मैपिंग हो सकती है क्या? तो उन तमाम सवालत के जवाब दूसरे वीडियो में मैं आप तमाम को बताऊंगा। तो आपसे जाते हुए वे फॉरवर्ड के लिए कुछ बातें बताना चाहूँगा कि इस एसआईआर के प्रोसेस में वोटर्स को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीएलओ का भरपूर साथ देना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी और सेफगार्ड के लिए ज़रूरी कदम है। इसमें लोगों को चाहिए कि उन लोगों की मदद करें जो इलिटरेट हैं या उसके बारे में अवेयर नहीं हैं। जो समाज में, जो हमारे माशरे में जो लिटरेट लोग हैं वो इलिटरेट्स की मदद करें, और जो इसके बारे में अवेयर नहीं है उनके अंदर अवेयरनेस पैदा करें। फिर इस काम में ऑर्गेनाइजेशंस और यूथ का बहुत बड़ा काम है, नौजवानों का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे कि एसआईआर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में जमीयत उलमा हिंद के रहनुमा यानी उलमा और बहुत सारे कारकुनान इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और लोगों को चाहिए कि उनका साथ भी दें, और चाहिए कि हर शहर देहात में नौजवानों की यानी यूथ्स की मोहल्ला कमेटी बनाकर इस एसआईआर के प्रोसेस को कामयाब बनाएं। और आखिर में उम्मीद करता हूं कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जैसे कि मैंने बताया कि अगरचा मैं बताऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैं इसका सेकंड पार्ट बनाकर ज़रूर अपलोड करूंगा। कि अगर आप लोगों की कुछ सवालात हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे मुझे वीडियो में उस कंटेंट को डालने में आसानी होगी। तो आखिर में इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे कि मैं आप लोगों की खिदमत करता रहूं। तो यहाँ तक बने रहें, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया।